बताना जरूरी है, ये जो सीने का धड़कता हिस्सा है सब उसी का किस्सा। आज इन किस्सों ने एक स्टोरी की शक्ल ले ली जो स्कूली सिलेबस से हटके, और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। और हाँ, यकीन भी तब होगा जब आप सबकी प्रतिक्रिया आएगी। आज सोशल मीडिया बड़ा वक्त ले लेता है, लोग बुक से ज़्यादा फेसबुक में लगे रहते हैं। ऐसे में यह स्टोरी मेरे मन में भी यही ख्याल आया और जवाब मिला सोशल मीडिया से। किसी ने एक शेयर पोस्ट किया था कि रात भर चलती है कीपैड पे उंगलियां, सीने पे किताब रख के सोए तो जमाना होगा। तो मुझे उम्मीद है यह स्टोरी धड़कनों की मरम्मत करेगी और जहाँ तक के लिए लिखी गई है वहाँ तक जरूर पहुँचे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत, स्वागत है आपका यूथफुल मंत्रा में। डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल की एक स्टोरी है जो एक यूपीएससी के स्टूडेंट पर आधारित है जिसका नाम संतोष। यूँ तो ये स्टोरी लाख रुपए की है क्योंकि इसके लेखक को लखपति का अवार्ड भी दिया जा चुका। अगर इस देश में बेटे का जतरा दही और चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है, जो और कहीं नहीं बनता। संतोष अपने गांव से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर विक्रमशिला पकड़ के दिल्ली और वहां से मेट्रो से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से बत्रा चौक जो मुखर्जी नगर में का सफ़र ऐसे तय करता है कि मानो बिना किसी देश का बॉर्डर बिना वीज़ा का पार किया। अब संतोष अपने सपनों की नगर मुखर्जी नगर, चारों तरफ सफल अभ्यर्थी के पोस्टर ही पोस्टर भिन्न भिन्न मुद्राओं में आ जा रहे थे। भविष्य के सिविल से जूस की दुकान पर सूखे अखबार की चर्चा, चाय की दुकान पर जीडीपी पे बहस, कोचिंग से हटे किताब से भरे बैग वाला छात्र का तुरंत किताब की दुकान पर यह दिल मांगे मोर टाइप की किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बबुला सागर में मोती ढूंढा। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा, ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी उतरा संतोष मसाल बन चुका था। हिसाब घरों में लगे 1 से 900 के रैंक के सभी सफल छात्रों में खुद को महसूस कर रहा था संतोष। कुछ देर रुकने के बाद संतोष ने एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। राय साहब से संतोष की मुलाकात बोकारो में एक शादी में हुई। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। झड़ते बाल और तेजी से लटकते झुर्रियों के अवध में साथ ही उन्हें राय साहब कहते। राय साहब के आते ही संतोष ने कहा, हाँ चलिए देखते हैं आपका महल। महल नहीं, कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने कहा। राय साहब का रूम नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 में था जो मुखर्जी नगर से 5 मिनट की दूरी पर। जब वह दोनों रूम पर पहुंचे और जैसे ही राय साहब ने दरवाज़ा खोला, एकदम नया घिनौना फ्लेवर, ऐसा दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी संतोष। उसने एडजस्ट करना ही सही समझा। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी जो हो गया था बेचारा संतोष। मुखर्जी नगर में छात्रों का कमरा ऐसा होता है जैसे पहाड़ी दवा खाने वाले वैद्य का तंबू, चारों तरफ किताबें और न्यूज़पेपर से भरा रहता है कमरा। भाई साहब ने संतोष को चाय देते ही पूछा, कैसी रही यात्रा? बढ़िया रहा, ट्रेन बस 2 घंटे ही लेट रही, बट यहाँ के बुढ़वा लोग बड़ा हरामी टाइप के होते हैं राय साहब, संतोष ने चाय सुलगते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा? नहीं, मेट्रो की टिकट काउंटर पर लंबी लाइन थी, उसमें एक बूढ़ा था अपने कंधे पे झोला लिए। हमने कहा कि लाइए मैं आपका झोला पकड़ता हूँ और टिकटवा कटवा देता हूँ। बुढ़वा ने कहा, टिकट नहीं, कूपन बोलो, जाओ पीछे लग जाओ लाइन में। बड़े आए टिकट कटवाने। फिर राय साहब ने बारीकी से सारी बात सुनी और संतोष को कहा, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उत्निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। यह तो एक परिस्थिति जनक अवस्था है। इस बात पर निर्भर है कि कहीं किस परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली और कैसे समाज में रहा। इसलिए यह कह देना कि यहाँ के सारे बुजुर्ग खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बुजुर्ग देखे हैं और यहाँ दिल्ली में भी कई विनम्र बुजुर्ग देखे हैं। आप बस एक आदमी के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय को बुरा नहीं कह सकते। यही गलती दुनिया के इतिहासकारों ने की, वही गलती दोहरा रहे हैं जो एक सिविल सेवक को शोभा नहीं दी। संतोष आंख गोल किए एकटक राय साहब को देखे और निबंध सुने जा रहा। वह उस गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। इसी बीच संतोष के जेब में रखा फोन बजा। पटना से पंजाब बलम जी, अरे यारा से उठलाली मंगईदा छपरा से चुनरिया। उसके पापा का फोन था, पूछ रहे थे पहुंचे कि नहीं। ये रिंगटोन किसका रखे हैं संतोष भाई? राय साहब ने कहा, अरे भरत शर्मा व्यास वाला माटी से जुड़ा बड़ा हिट गीत है,
आपका फ़ोन का वॉलपेपर कैसा है? अब इन चीज़ों को भी रखने में थोड़ी सावधानी रखिए। अब आप सिविल असिस्टेंट हैं, आप ज़रा हमारे फ़ोन पे कॉल करिए। माना कि मेरा रिंगटोन फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन इस गीत में एक मैसेज छिपा है जो जीवन की नश्वरता को दिखाता है। ये बुद्ध के चंगुलता पर आधारित यह गीत है। देसी भाषा में समझें तो कल करे सो आज कर वाली कहावत पर आधारित है। आप इसी में से कोई किसी को रिंगटोन रख लीजिए। अभी तो आप आए हैं और तब तक कुछ पढ़ लीजिए। शाम को बत्रा भी चलना है और आपको रूम भी दिखा देंगे। और खुद राय साहब द हिंदू निकाल कर पढ़ने लगे। द हिंदू हर हिंदी माध्यम के क्षेत्र के लिए ज्ञान और जानकारी से ज़्यादा प्रतिष्ठा का अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके पास द हिंदू ना मिले। वो अलग बात है कि अखबार की रबर खुले ना खुले। अब राय साहब किसी तरह संतोष को रूम दिलाना चाह रहे थे। उसने रुस्तम और मनोहर से बात की। रुस्तम इलाहाबाद के थे और मनोहर मोतिहारी बिहार के। राय साहब, मनोहर और संतोष एक दिन पूरा भ्रमण करने के बाद वजीराबाद की गली नंबर 14 मकान नंबर 7290 ग्राउंड फ्लोर गुरु भाई के यहाँ पहुँचे। गुरु भाई मेंस परीक्षा दे चुके थे, इंटरव्यू में छटाए। उसकी 3 अटेम्प्ट और बाकी थे। मनोहर ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, क्या चल रहा है गुरु भाई? बस घड़िया सांस, फिलहाल दोनों लगातार चल रही, हंसते हुए गुरु भाई ने कहा। गुरुराज सिंह झारखंड के संत कोलंबस कॉलेज का छात्र रहा था और 5 साल से दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा। किसी तरह संतोष को गुरु भाई के ऊपर वाला कमरा मिल गया था। संतोष ने सोच लिया था कि अब खूब पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा और आईएएस बनेगा। संतोष के वजीराबाद में स्थापित होते ही उसने ठान लिया था खूब पढ़ेगा। कुछ दिन समय बीतने के बाद संतोष ने राय साहब को फ़ोन लगाया। कहा कि मुझे सब्जेक्टवा तो दिलवा दीजिए राय साहब, और कोचिंगवा तो पकड़ा दीजिए। राय साहब ने शाम को बतरा आने के लिए कहा। संतोष से रहा नहीं गया। संतोष उसी दिन शाम को बतरा पहुंचा। आज पहली बार संतोष मुखर्जी नगर के ज्ञानमयी शाम को महसूस कर रहा। उसे लग रहा था कि वह दुनिया के सबसे बौद्धिक अड्डों में से एक मुखर्जी नगर का अंग बन चुका है। वह बस किसी तरह कोचिंग में जाते ही विश्वव्यापी दुनिया का नागरिक भी हो जाता। वो एक समूह की बातें सुन रहा। ये मनमोहन सिंह का स्टैंड यार हमको तो एकदम अजीब सा कंफ्यूज लगता है। चाहे पाक वाला मैटर हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के मुद्दे पर। एक लड़की ने चाय सुलगते हुए कहा, बेटा चीन और अमेरिका का खेल समझो, हम तो वही देख रहे हैं, पहले थोड़ा डीपली समझो हो चिंताओं और ओबामा के चाल। दोनों अपना गोटी सेक रहे हैं। दूसरे ने चश्मे पोंछते हुए कहा, हम तो समझ ही रहे हैं भाई, मनमोहन सिंह समझे तब ना, पता नहीं कैसे पीएम हो जाते हैं ये लोग। तीसरे ने रजनीगंधा डालते हुए कहा। संतोष उसकी बातें सुन सोच में पड़ गए। कहाँ वह गांव के ग्राम प्रधान की चाल नहीं समझ पाता था, आज लड़का यहाँ पर हो चिंताओं और ओबामा की हर तीसरी चाल को पकड़ के बैठे हैं। दुनिया में एक साथ एक ही जगह पर सभी वैरायटी के मानव मुखर्जी नगर में ही मिल सकते थे। कोई इतिहास का जनक तो कोई विश्व कुटिलता का खिलाड़ी, कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता तो कोई अरस्तु जैसा चिंतक। सब आपको एक ही कैंपस में टहलते मिल जाते। यहाँ संसार के सबसे आशावादी लोग पाए जाते थे। बार बार असफल होने के बाद भी टिका रहना अपने आप में अद्भुत। लगे रहिए हो जाएगा, यह यहाँ का सबसे लोकप्रिय नारा था। यहाँ का हर छात्र मिजाज में पूरी वैश्विक था। यहाँ का पान दुकान पे स्टूडेंट सिगरेट के धुआं उड़ाकर विश्व का मानचित्र बना देता। अमेरिका में ओबामा के राष्ट्रपति बनने पर यहाँ अपने पिता को बधाई देने वाला छात्र मुखर्जी नगर में ही मिलता। जैसे स्पेन में संवैधानिक सरकार बनने पर राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में पार्टी दी थी। संतोष इसी आबो हवा का झोंका ले रहा था कि राय साहब ने पीछे से हाथ रखा। राय साहब के आते ही राय साहब ने कहा कि चलिए देखते हैं आपके लिए कोचिंग। यहाँ पर शायद ही कोई था जो लड़की में इंटरेस्ट न रखता। राय साहब संतोष को लेकर लोक सेवक मिलकर कोचिंग पहुँचे। यूँ तो संतोष ने हिस्ट्री से ऑनर्स किया था तो उसका पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री ही रखता। रिसेप्शन पर मनमोहिनी नाम की पतली दुबली लड़की देख बौरा गए थे हमारा राय साहब और संतोष। उसने जैसा कहा वैसा ही कम्बिनेशन उन्होंने ले लिया। उसने पब्लिक एंड सोशियोलॉजी का कम्बिनेशन लेने को कहा और वो दोनों भी मान गए और पूरी फीस भी जमा कर दी। संतोष ने पूरी फीस जमा की और एडमिशन ले लिया। हम तो पास होने से मतलब है, सब्जेक्ट कोई भी हो, संतोष ने कहा। मनोहर के एक मित्र थे पायल, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से थे, और संतोष भी विदेशिया के टच में ही था। वही प्यार मोहब्बत वाली बातें। जब संतोष को कोचिंग के मनमोहिनी ने दिल तोड़ दिया था तो विदेशिया से ही के साथ में समय बिताने लगे।
क्योंकि वह भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। दिन महीने अपने चाल से चल रहे थे। संघ लोक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आ चुका। पीटी का फॉर्म आना मुखर्जी नगर में एक घोषणा के समान था। सब लोग सीरियस हो जाते। उधर कोचिंग का फ्लेवर भी चेंज हो जाता। जैसे मकर संक्रांति में दुकान पर स्पेशल तिलकुट, उसी तरीके से कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज नाम का एक स्पेशल मिठाई लॉन्च हुई। मुखर्जी नगर का तापक्रम बढ़ चुका था। मुखर्जी नगर के साथ साथ नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विकास, वजीराबाद आदि ऐसे इलाके थे जहाँ पर वातावरण में ऑक्सीजन से ज़्यादा फैक्ट कर रहे, वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि इत्यादि गैसों से ज़्यादा मात्रा हमारे भूगोल, इतिहास और दार्शनिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र जैसे विषयों के प्रश्न उत्तर का था। ऐसे टेस्ट सीरीज के उत्सर्जन के कारण ही हो रहा। सब अपने अपने साथी के साथ लगे हुए थे। इसी बीच गुरु की प्रेमिका मयूराक्षी एक साल बाद गुरु को फ़ोन कर कुछ नोट्स मांगती। गुरु उसे दे देता है। मयूराक्षी भी यूपीएससी की तैयारी करती। पीटी के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा। हर कान से भाप और हर दिमाग की सीटी बज रही। आखिर वह दिन भी आ गया जिसके लिए लाखों लाखों छात्र देश के कोने कोने से यहाँ पर आते। वजह सुबह से ही पत्रा पर अपने अपने सेंटर जाने के लिए इतनी भीड़ लगी कि मानो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी ने रामलीला मैदान में मजदूरों की रैली रखी। सब लोग पत्रा पहुँच चुके थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगा निकला। 15 दिन पहले पिताजी ने कुरियर से पुखराज की अंगूठी भेजी थी। उसने ऐसे पहना जिस युद्ध में जाने से पहले कवच पहना। और माँ ने कहा था सभी देवी देवताओं को याद कर ले। अब सब अपने अपने सेंटर पहुंच चुके थे। दोनों शस्त्रों की परीक्षा समाप्त होने के बाद अगला दिन सब शाम को बत्रा पर पहुंचे। संतोष, मनोहर, गुरु भाई, विमलेंदु और सभी। बत्रा पहुंचते ही सब एक दूसरे का स्कोर पूछ रहे, जिसमें संतोष का स्कोर सबसे ज़्यादा निकला। यूपीएससी का प्रश्न मानो ऐसा होता है जिसका सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं हो। इंटरनेट तो बस सहायता ही करता। अब सब रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। राय साहब ने आते ही मनोहर को हाथ में पेन ड्राइव दे दी और कहने लगे कि कुछ हॉलीवुड मूवी भर दीजिए और कल दे दीजिएगा। इसी बीच सभी ने अपने अपने महबूबा के साथ में थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताने लगे। जिससे संतोष विदिशिया के साथ और मनोहर पायल से ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि पायल बड़ी फ्रैंक टाइप की लड़की थी जो एक जगह पर नहीं टिकती थी। 2-3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। रोज बत्रा पर रिजल्ट आने का अफवाह उड़ती। एक दिन परिणाम आ ही गया। मनोहर लगातार राय साहब को फ़ोन किए जा रहा था। उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। संतोष को फ़ोन किया तो पता चला उसका पीटी नहीं। मनोहर खुद रिजल्ट देखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि इस बार भी उसका नहीं हुआ। गुरु और विमलेंदु का होना ही था। मनोहर के कहने पर सभी राय साहब को फ़ोन ट्राई कर रहे। लगभग 50 से ज़्यादा बार कॉल जा चुकी थी, फिर भी राय साहब ने कॉल रिसीव नहीं की। सब सोच रहे थे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो। तो उसके कमरे में जाके पता चला कि राय साहब का पीटी नहीं हुआ। और वह रोते रोते गुरु भाई को कहने लगे, गुरु भाई इस बार तो मेरा पीटी भी नहीं, बस पीसीएस का सहारा, पढ़ाई का तरीका बदलना। अब संतोष भी सोच रहा था कि अपने पापा को कैसे बोले कि उसका नहीं हुआ। फिर संतोष ने किसी तरह अपने पापा को बताया और एक दिन गुरु भाई के यहाँ पहुँचा और गुरु भाई से कहने लगा कि बताइए गुरु भाई, क्या होगा मेरे जैसे लड़के का, हम तो साला चुतिया हो गए हैं। दोस्त गुरु के पाँव पकड़ते ही कहने लगा, बताइए गुरु भाई, हम साला क्या किए साल भर? मनमोहिनी के चक्कर में आके अपना विषय भी छोड़ दिए और कोचिंग भी साला चरवाहा विद्यालय में ली। गुरु जानता था कि संतोष शुरू से ही रास्ता टेढ़ा चुना, इसलिए गुरु ने कुछ अच्छे टीचर के नाम भी बताए जो मुखर्जी नगर के लिए अनफिट और छात्रों के लिए एकदम फिट। गुरु भाई ने हिस्ट्री के लिए श्यामल सर के पास और हिंदी साहित्य के लिए हर्षवर्धन चौहान के पास लगा। और बात हुआ कि संतोष जितना पैसा दे सके उतना ही दे, फिर भी 30,000 की ज़रूरत। संतोष ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारी बात बताकर 30,000 रुपये मांगे। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास 30,000 रुपये बड़ा मुश्किल से। उसकी माँ ने कहा कि विनायक बाबू से शाम में बात करके पैसा भिजवा देंगे और फ़ोन काट दिया। उस दिन संतोष अपने कमरे पे आने के बाद खूब रोया था। इतना रोया था कि पूछिए मत। 3 महीने साल अपने हिसाब से चल रहे थे। इस बीच राय साहब भी हार मानकर अपने गांव चले गए और जिस परीक्षा में भी गुरु ने पीटी निकाला था उसमें वह फेल हो गया था और गुरु की प्रेमिका और विमलेंदु पास हो गए। इधर संतोष भी 2 साल से फेल ही हो रहा था। उसे तो जीना हराम लग रहा था और उसकी प्रेमिका विदिशिया भी उसे छोड़कर चली गई थी। इधर संतोष के पिताजी ने भी
फ़ोन करके संतोष को कह दिया था कि हम अब पैसा नहीं बेच सकते, तुम्हारा भाग्य में ही आईएएस नहीं है। उस दिन संतोष अपने कमरे में आके खूब रोया और अंत में फैसला किया और उसने अपने हाथ की लकीर को इंक से पोत दिया और अपना भाग्य खुद लिखेंगे कहने लगा। देखिए, अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं है तो यह सुनहरा मौका है अपने भाग्य को लिखने का। एक बार फिर गुरु, संतोष और मनोहर ने फॉर्म डाले। इस बार गुरु भाई फॉर्म डालने के बाद पटना चले गए और वो दिन भी आ ही गया जिस दिन का लोगों का इंतजार था। मनोहर फ़ोन पे फ़ोन ट्राई किए जा रहा था। गुरु भाई से बात हुई तो पता चला गुरु भाई दारू पी के सोए हुए, उसका पीटी भी नहीं हुआ। संतोष का फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। सिर्फ अनहोनी होने की शंका होने लगी। उसने रूम पे जाके देखा तो ताला लॉक। वो और परेशान हो गया। उसने फिर गुरु भाई को बताया और कहा, गुरु भाई कोई नंबर है उसके घर का तो दीजिए। लेकिन गुरु भाई का पास भी कोई नंबर। गुरु भाई कुछ दिन बाद पटना से आए और मकान मालिक से बात किया तो पता चला संतोष रूम छोड़ चुका। समय अपने अनुसार से चल रहा था। उस परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला था जिसमें गुरु और मनोहर का तो पीटी भी नहीं हुआ। एक दिन गुरु भाई बत्रा टहलने के लिए निकले। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नज़र 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी छत पर गई। वो आंख चंबिया गई। विश्वास कर पाना असंभव था जो गुरु ने अभी अभी देखा और उसे देखे जा रहा। लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से मनोहर को फ़ोन किया। अरे मनोहर लाल, मेरे भाई जल्दी आओ, संतोष मिल गया। गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे क्या बोल रहे हो, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा। अरे यार आओ, बहुत ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपरी वाली छत, गुरु ने बताया। उतना ऊपर क्या कर रहा है? उतारिए उसको, हम दौड़ते हुए आते हैं तुरंत। अब उतना ऊपर जाके कोई नहीं उतरता, वहाँ जाके कोई नहीं उतरता मेरे दोस्त, जल्दी आओ। मनोहर ने जो देखा वो अकल्पनीय था। संतोष की फ़ोटो लगी हुई थी। वो आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर पर और पूरे पत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई। अरे बाप रे, यह क्या है गुरु भाई, संतोष तो आईपीएस बन चुके। हाँ मनोहर, यह रेस का डार्क हॉर्स साबित है। डार्क हॉर्स मतलब? रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने दाव न लगाई हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की, वही सबको छोड़कर आगे निकल जाए, वही डार्क हॉर्स साबित होता है मेरे दोस्त। संतोष और मनोहर तुरंत वह कोचिंग पहुंचे। वहाँ पे संतोष बैठा हुआ था। संतोष ने दोनों दोस्तों से माफ़ी मांगी और कहने लगा, हमने ही कहा था सर को कि नहीं बताने के लिए। वह तीनों खूब रोने लगे और श्यामल सर भी रो दिए। 6 साल बाद मनोहर की शादी हो गई थी। उसे गुरु की कही वह बात याद आ गई कि अचानक जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ता देती है। जरूरी नहीं कि सब एक ही रास्ता दो, जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पे दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन है। कहीं वो आप तो नहीं। जय हो।